सबसे पहले स्टार्ट। सर कैसे हैं आप सब लोग? मोबाइल बंद कर दें, सीधे हो जाएं। येलो शर्ट, ब्लू शर्ट, ब्राउन शर्ट, ब्राउन शर्ट, इसको मैं क्या बोलूँगा, फौजी शर्ट। आज का टारगेट क्या है? चैप्टर 12। एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन से हैं? 2, 610 और 620। और मज़े की बात यह है कि आई कैप यहाँ से सवाल मोर और लेस रिपीट तरीके से पूछता है। हमारे पास आज टाइम होगा तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 को भी बीच में ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह। सर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट के सवालों को देखते हैं। एक्सपर्ट क्या होता है? ठीक है, इन्होंने कहा कि हर वो शख्स जिसके पास नॉलेज है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को छोड़ के, वो कौन है आपका? एक्सपर्ट। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को छोड़ा क्यों? क्योंकि वो आपकी फील्ड है, वो आपकी फील्ड है। शुरू करते हैं सर। सवाल की रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। ऑटम 10, लिस्ट डाउन द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द ऑडिटर मे गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपर्ट कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। competence, capability and objectivity. When expertise in a field other than accounting or auditing is necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor has to determine whether to use the work of an expert or not. सवाल ऊपर सिर्फ वो डेफिनेशन दे रहा है और कुछ उसने आपसे पूछा नहीं है। नीचे वाक्य कहता है कि भाई मुझे बताइए कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी मुझे किस तरीके से पता चलेगी। तो ये सवाल जब आपको मिल गया एग्ज़ाम हॉल में, इसको आंसर कहाँ से करेंगे? क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे इसमें? एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफ़िकेशन, पब्लिश्ड बुक्स, उसका काम को क्या सही तरीके से रिव्यू किया जाता है, उसका काम सही से मॉनिटर्ड होता है। सारी की सारी बातें अगर आप लोग किताब में जाएं, अगर आप लोग अपनी किताब में जाएं तो आपको उस टेबल के अंदर, नहीं टेबल नहीं, ये असेसिंग द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, तो आई कैप ने ये सारी बातें आपसे टेस्ट करवाई हैं कि आपका उसके साथ पुराना एक्सपीरियंस क्या है, डिस्कशन, फैमिलियरिटी कितनी है, क्वालिफ़िकेशन, मेंबरशिप, एसोसिएशन, लाइसेंस, और क्या कोई पब्लिश्ड बुक और पेपर है या नहीं है। अटेम्प्ट कौन सी थी? ऑटम 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 आई कैप ने यहाँ से टेस्ट कर दिया। ऑटम 10 का क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ से एज इट इज़ आंसर कर रहे होंगे। डन। अब देखते हैं अगला सवाल। आई कैप ने अगली क्या वैरायटी कराई है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा सिनेरियो है जिसका पार्ट बी अभी हम फॉर द टाइम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये पार्ट बी आंसर होगा फ्रॉम सब्सटेंटिव। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है मैटर्स जो कि आप कंसिडर करेंगे बिफोर यूजिंग द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय FA। ऐसी कौन सी बातें होती जो कि आप कंसिडर करते हैं उसके काम की रिपोर्ट को यूज़ करने से पहले, उसके काम को इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं? क्या उसने रीज़नेबल अजम्पशंस यूज़ की हैं, और उसका काम प्रॉपर्ली प्लान, सुपरवाइज, सिस्टमेटिक वे में हुआ या नहीं हुआ, और टूल्स वगैरह उसके हैं वो कैसे हैं, उसकी कैलकुलेशंस कैसी हैं, एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेटली वो काम कर रहा है, और कंप्लीटनेस उसके काम में कितनी है। सर 4 नंबर के लिए सवाल है। स्प्रिंग 13 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या हम इसको किताब से आंसर कर सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली? अभी देख लेते हैं। स्प्रिंग 13 का क्वेश्चन नंबर 2। स्प्रिंग 13 का क्वेश्चन नंबर 2 सर ये है। स्प्रिंग 13 का क्वेश्चन नंबर, evaluate the adequacy of the work।
उसकी कंक्लूजन्स कैसी हैं, उसका काम कितना कंसिस्टेंट है, उसके काम में क्या क्या अजम्पशंस यूज़ हुई हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ हुए हैं, और उसका काम कितना एक्यूरेट है, कंप्लीट है और रेलेवेंट। तो 4 नंबर के लिए ये 4 बातें हैं, ये आपने उठा के एज इट इज़ लिख देनी है। इसका कोई लिंक ऊपर के सिनेरियो के साथ बनता ही नहीं है। ऊपर उसने आपको 4 बातें देके बस घुमाया था, नीचे उसने आपसे क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर। तो 2 सवाल हमें मिल गए बिल्कुल सामने सामने, सीधे साधे मासूम से सवाल। आगे देख लेते हैं। सर स्टेट द मैटर्स विच यू वुड कंसिडर रिगार्डिंग कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। क्या मैं ये कह दूं कि ये सवाल वही है जो ये वाला था? ये 6 नंबर का था, तो ये कितने मार्क्स का है? 3 नंबर का। तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लिख के यहाँ पे कुछ कम लिख दें, या उतना ही लिख दें अगर आपने उसको प्रॉपरली क्रैम किया हुआ है तो। क्या? हाँ तो नहीं, आपने वो 6 की 6 बातें उठा के लिख देनी है बस एज इट इज़। सब मार्क्स 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, जो 6 बातें लिखी हुई हैं उसको उठा के बस लिख दें। क्रैमिंग बेस्ड सवाल नॉर्मली कम मार्क्स के होते हैं, क्योंकि आई आपको पता है कि आपको वो आती हैं, तो नॉर्मली उसका टेस्टिंग लेवल मार्क्स वाइज कम होता है। इवेल्युएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ द ईएल्स वर्क, अभी देख कर आए, अभी देख कर आए। तो जो सवाल उसने यहाँ पे पूछा है वही उसने यहाँ पे पूछ लिया। ब्रीफली डिस्कस करें कोर्स ऑफ एक्शन इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क। अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो क्या होता है? आप कोशिश करते हैं कि उससे एडिशनल काम करा लें। पाकिस्तानी है ना, कभी भी किसी के काम पे मुतमईन हम लोग नहीं होते। हम चाहते हैं कि कम पैसे में ज़्यादा काम उससे करवाते जाएं। तो सर 3 नंबर के लिए किताब में जब आप लोग जाएंगे तो आप बिल्कुल एंड पे जाके ये इफ़ द वर्क इज़ इनएडिक्वेट तो क्या करना चाहिए, ये 2 बातें आपने उठा के लिख देनी है। अटेम्प्ट कौन सी है? स्प्रिंग 15। तो ये यहाँ से आंसर हो रहा है। फिर ये भी उसने टेस्ट कर लिया स्प्रिंग 15 में, और ये भी उसने स्प्रिंग 15 में टेस्ट किया। तो अभी तक 3 कॉन्सेप्ट्स को 2 दफ़ा, सॉरी 2 को 2 दफ़ा और 1 को 1 दफ़ा टेस्ट कर लिया 3 या 4 अटैम्प्ट्स के अंदर। चलते हैं मज़ीद आगे देखते हैं। अच्छा जी, ऑटम 17 ज़रा पहले देखते हैं। आइडेंटिफाई 4 एग्जाम्पल्स के कहाँ कहाँ पे आप एक्सपर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, एक्चुअरी और हर वो फील्ड जो कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से हट के है। तो क्या 2 नंबर हासिल करना मुश्किल है? जो फ्यूचर की चीज़ों को प्रेडिक्ट करता है, एक्चुरियल साइंसेस जो कि बजट्स बनाने में काम आती हैं। जी 2 नंबर के लिए उसने आपसे क्या पूछा है? एग्जाम्पल्स। आसान है, कर लेंगे, मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। सर लिस्ट डाउन 4 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो कि आपको एग्री करनी पड़ेंगे विद द एक्सपर्ट। कौन सी 4 बातें होंगी? नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, जिम्मेदारियां उसकी और मेरी, और कॉन्फिडेंशियलिटी, किस तरह की रिपोर्ट हुआ ये बात। तो 2 नंबर के लिए आप लिख लेंगे, कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। स्पेसिफाई द फैक्टर्स विच शुड बी कंसिडर्ड इन इवैल्यूएटिंग द, तीसरी दफ़ा पूछ लिया उसने, तीसरी दफ़ा उसने ये टेस्ट कर लिया आपसे, 3rd टाइम। तो ज़रा वापस चलते हैं नीचे और अटेम्प्ट का रेफरेंस डाल देते हैं। पहले उसने पूछी ये आपसे एग्जाम्पल्स। अटेम्प्ट कौन सी है? स्प्रिंग 16। उसके बाद आपसे पूछी है उसने एडिक्वेसी पूछी है ना, क्या है स्प्रिंग? एक और सवाल भी था ये स्प्रिंग 16। तो अभी तक वो कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें से 2 दफ़ा उसने पूछा है कॉम्पिटेंस वाला, 1 दफ़ा उसने पूछ लिया टर्म्स, 3 दफ़ा उसने पूछ लिया आपसे
एडिक्वेसी एक दफ़ा आपसे पूछ चुका है एग्जाम्पल्स, और एक दफ़ा आपसे पूछ चुका है कि अगर उसका काम एडिक्वेट ना हो तो क्या होगा। क्या अभी तो कोई लॉजिकल सवाल देखा है? वापस चलते हैं। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इजी मार्क्स ले सकते हैं, बस आपको लिखना आना चाहिए। तो कोशिश किया करें कि इन एरियाज़ के ऊपर अच्छा काम करें। सर, इज़ देयर एनी नीड टू एवेलुएट एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क? मतलब वो फिर से उसी सवाल के पीछे पड़ गया। इफ़ द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, इंडिपेंडेंस ऑलरेडी परफॉर्म हो चुके हैं, तो क्या स्टिल मुझे उसके काम की एडिक्वेसी को चेक करना चाहिए? करना चाहिए। चौथी दफ़ा पूछ चुका। कैन एन ऑडिट फर्म इंक्लूड अ रेफरेंस? हाँ जी, क्या हम उसके काम को बतौर रेफरेंस अपनी रिपोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं? यस या नो? यस और नो? नो, अनलेस रिक्वायर्ड बाय। और अगर कर रहे हैं तो क्या जिम्मेदारियां उस पर डाल दूं? नहीं, हमारी जिम्मेदारियां हमारे पे बरकरार रहती हैं। हाँ जी, तो स्प्रिंग 20 कहाँ पे रखूं जाके इसको मैं? स्प्रिंग 20 को एक तो मैं यहाँ पे दूँ ना सबसे पहले, स्प्रिंग 20 4 दफ़ा, और एक ये वाला, ये लास्ट, ये कौन सा है? स्प्रिंग 20। गेम समझ आ रही है? अच्छा जी, देखिए आपको मज़ीद क्या क्या समझ आता है। सर 2 सवाल रह गए। अच्छा, ये सवाल अगर आपके पास 10वां एडिशन है तो ये 610 का है, और इसका जो काउंटर सवाल है वो यहाँ पे आपको मिलता है 610 के अंदर। हाउ वुड एन ऑडिटर असेस द कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट? ऑटोमेटिक्स में आया था पहले, क्या ये पूछ चुका है? कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी वाली बात पहले वो 2 दफ़ा पूछ चुका है, ये तीसरी दफ़ा पूछ ली उसने। तो ऑटोमेटिक्स को जाके मैं पहले रेफ़र कर ही आता हूँ। ऑटोमेटिक्स कहाँ पे है? ये ऑटम 21। तो पहले पूछा ऑटम 10 में, फिर पूछा स्प्रिंग 15 में, और फिर पूछ लिया ऑटम 21 में। 3 दफ़ा वो ये सवाल आपसे टेस्ट कर चुका है जी। आखिरी सवाल देखते हैं एक्सपर्ट का, एंड में वो क्या पूछ रहा है आपसे। अभी तक का पहला लॉजिकल सवाल, जो कि इतना खैर लॉजिकल नहीं है। यू आर द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ बैम्बू लिमिटेड। योर टीम हैज़ आस्क्ड फॉर योर गाइडेंस वेदर टू इन्वॉल्व द एक्सपर्ट और नॉट। 2 बातें पूछ रहा है और कह रहा है कि मुझे बताएं क्या हम इसमें एक्सपर्ट को शामिल करें या ना करें। मिस, पहला पॉइंट क्या है? हाँ जी, पढ़ें ज़रा। जी, वैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसकी प्रोविजन सिग्निफिकेंटली कम होगी बाय 100 मिलियन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन इज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या इसको वर्कआउट करने के लिए मुझे किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत है? क्या ये अकाउंटिंग में आता है? क्या ये अकाउंटिंग से हट के कोई और बात तो नहीं है? क्या मुझे इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होगा? तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि ये बात जो है ये किसके लिए यूज़ होती है? अकाउंटिंग में। तो एक्सपर्ट कौन होता है? विच इज़ अदर देन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये बात किसकी है? अकाउंटिंग की। मिस, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज़, फिक्स एसेट्स वाला। फिक्स एसेट्स रीवैल्यू हुए हैं, मैनेजमेंट ने रिसेंटली रीवैल्यू किया है, और सरप्लस कितना आया है? क्या हमें IAS 16 रीवैल्यूएशन की टेक्निक बताता है? वो हमें सिर्फ उसकी अकाउंटिंग बताता है। क्या हमें IAS 16 रीवैल्यूएशन करना बताता है? नहीं बताता। क्या कोई अजम्पशन, कोई टूल, कोई मेथड बताता है कि कैसे आपने उसको रीवैल्यू करना है? हाँ, कि कैसे आपने उसको रीवैल्यू करना है? कुछ ऐसी बात कभी उसने की आपसे? नहीं की। तो क्या यहाँ पे मुझे एक्सपर्ट चाहिए होगा? तो यहाँ पे मुझे एक्सपर्ट चाहिए होगा ताकि वो उसकी की गई रीवैल्यूएशन को वेरीफाई कर ले क्या वाकई में वो 80 मिलियन है या नहीं है।
ख़त्म हो गया। सर पॉइंट 1 के अंदर अगर प्रोविजंस को देखा जाए तो लॉयर को ये नहीं कर सकते। डाउटफुल डेट है यार, आपका डेटर है, कंपनी का डेटर है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है मगर यहाँ पे है। तो 620 का अगर मैं अब पोस्टमार्टम करूँ आपके सामने, तो 620 का अभी तक कौन सा एरिया नॉन टेस्टेबल है, ज़रा चेक कर लेते हैं। इस तरह की भी वर्किंग आपको करनी चाहिए। एक्सपर्ट की डेफिनेशन उसने अभी तक टेस्ट आपसे शायद कर ले, कोई पता नहीं है। हाँ, एक दफ़ा उसने एग्जाम्पल्स आपसे टेस्ट किए हैं, शायद दोबारा पूछ ले। तो मेरे नज़दीक ये एरिया कुछ हद तक दोबारा से टेस्टेबल बन सकता है। सर ये 3 दफ़ा टेस्ट कर चुका है, और अगर आप इन तीनों सवालों में से कोई भी एक सवाल कर लें तो दैट वुड बी सफिशेंट, दोबारा से 2 करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये वाला, ये तो सिर्फ रीडिंग ओनली है। ये वाला, ये आ सकता है, मतलब ये वाला पूरा एक्सपर्ट, उसकी एग्जांपल्स, और यही फर्स्ट जो पैराग्राफ है, जो फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग की बातें हैं, आई कैब आपसे ये टेस्ट कर सकता है। उसके बाद कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी 3 दफ़ा वो टेस्ट कर चुका है, 1 दफ़ा भी सॉल्व कर लेंगे तो दैट वुड बी सफिशेंट। टर्म्स 1 दफ़ा पूछी हैं, अगर आपको 210 की टर्म्स याद हैं तो वही आपने उठा के यहाँ पे लिख देनी है, +1 -1 करके। माइनस कौन सी होती है? वो तो ऐड होती है ना, माइनस कौन सी होती है? उस 5 में से कौन सी टर्म यहाँ पे माइनस करेंगे? AFRF वाली बात। और ऐड कौन सी करेंगे? कॉन्फिडेंशियलिटी वाली। तो अगर वो 5 बातें याद हैं तो 4 वो रिपीट होंगी, -1 +1। तो ये सवाल शायद दोबारा पूछ लें अगर मूड बना तो। अगली बात भी वो आपसे 4 दफ़ा तो पूछ चुका है, कोई एक सवाल कर लें सफिशेंट है। नेक्स्ट, दोनों बातें एक दफ़ा पूछ चुका है, ये भी और ये भी, तो इनके आने के चांसेस हैं। ये तो खैर उसने बहुत पहले पूछी है, स्प्रिंग 15 में, तो शायद ये वाला सवाल वो इस दफ़ा निकाल सकता है। टेक्निकली तकरीबन सारा ही चैप्टर उसने टेस्ट आपसे किया हुआ है, ऊपर वाली कुछ बेसिक बातों को छोड़ गया। तो 620 क्या मुश्किल एरिया? ये सबसे आसान एरिया। 620, 610, 550, 210, 220, सैम्पलिंग के सवाल, डॉक्यूमेंटेशन के सवाल, कंपनीज एक्ट के सवाल जो आसान वाले हैं, ये वो एरियाज़ हैं जो कि आपको मार्क्स देते हैं। ये वो 15-20 मार्क्स हैं जो कि आप एग्ज़ाम में हमेशा एक्सपेक्ट करके जाएं, ये आपको मिलते हैं बशर्ते कि आपने तैयारी एक अच्छे पैटर्न पे की हो। तो सर 620 क्लियर है, 610 पे चलें। चलें जी, 610 पे आ जाए। 610 के मेरे पास है 8 सवाल। कितने सवाल है? 8। देखते हैं सर। जो आखिरी सवाल है ना, उसमें तो ये हो गया है जज्बाती, वो तकरीबन आपसे सारी बातें टेस्ट कर रहा है। इंडिपेंडेंस क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, रिपोर्टिंग क्या है, 8 मार्क्स के लिए बता दें, और आप उसके काम को कैसे एवेलुएट करेंगे 6 मार्क्स के लिए बता दें। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रैमिंग, बिल्कुल सीधी क्रैमिंग है। रटा लगाया होगा, याद किया होगा, तो खामोशी के साथ 6 और 8 14 नंबर। क्या 14 में से 12 भी नहीं ले पाएंगे? 10 भी नहीं ले पाएंगे? कुछ तो लेंगे। तो ज़रा सोचें कि अगर मैं इसको पक्का कर लूँ, या 610 का कोई भी सवाल हो, अगर वो मुझे आता हो, तो मेरे पासिंग रेशो कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। अच्छा जी, एक बड़ा सवाल, इसको एंड पे करेंगे। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड इन डिटर्मिनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। 2 नंबर के लिए सिर्फ उसने आपसे क्या पूछ लिया है? इंडिपेंडेंस वाली रिक्वायरमेंट। कहाँ लिखी हुई है किताब में? इंडिपेंडेंस कहाँ लिखा हुआ है? ये अटेम्प्ट कौन सी है? ऑटम 15।
तो ये 15 मार्क 2 मार्क्स के लिए उसने आपसे टेस्ट किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट अप what we have left. Sir, briefly explain how an external auditor would evaluate the adequacy of the work performed by the internal audit function. उसके काम की adequacy लिख लेंगे, मुश्किल है, देख लें कहाँ पे है, अटैम्प्ट कौन सी है, स्प्रिंग 16। हाँ जी, कहाँ पे लिखी हुई किताब में एडिक्वेसी, कहाँ पे है, देख के बताएं 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 कहाँ पे है, उसके काम की एडिक्वेसी कहाँ पे लिखी हुई प्यारे बच्चों। स्प्रिंग यहाँ मैं लिख पे देता हूँ, ये बात कर रहा है एडिक्वेसी के ऊपर। तो अभी तक मुझे इसमें सिर्फ एक सवाल मिला जो कि बड़ा सवाल था, वो भी हमने फॉर द टाइम स्किप किया। अच्छा जी, एक सेकंड यार, सुनता हूँ आपकी मैं। अच्छा जी, ये एक और सवाल है जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल हो सकता है, इग्नोर करके फ़िलहाल आगे चलते हैं। स्टेट द मैटर्स दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड बाय द external auditor if he uses the internal auditor for providing the direct assistance। कितना क्लियर सवाल है, बिल्कुल एंड पे लिखा होगा किताब के, डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई ना एंड पे, हम भी यहाँ पे लगा रहे हैं निशानी स्प्रिंग 19 की। कहाँ पे है स्प्रिंग 19, ये है ना, यही है, उसने कहा है डायरेक्ट असिस्टेंस की, स्पेसिफिक उसने कहा, वो काफी स्पेसिफिक कह रहा है। हाँ जी, कुछ हौसला हो रहा है कि आप लोग कर सकते हैं। ये पेपर क्या मुश्किल है, अपने ईमान से बताइएगा। अच्छा है, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एक अच्छी प्लानिंग कर लें बस। अभी मैं इससे पहले अपनी पिछली क्लास में एक शेयर कर रहा था एनालिसिस। सर 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से 60 to 65% पेपर आ रहा है, सिर्फ 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, बताऊँ कौन से हैं? 3, 13, 14, तीसरा 13वां 14वां, रिस्क, कोड और रिपोर्ट्स, रिस्क, कोड और क्या क्या हो गया, रिस्क, कोड और रिपोर्ट्स, 3 एरियाज ऐसे हैं। रिसेंटली 22 में 37 मार्क्स के पेपर आया है फ्रॉम जस्ट 14, दोनों अटेम्प्ट्स में 37 नंबर का पेपर आया। तब साहब से जाके करना, मुबशर साहब की कॉल आ रही है स्कैम से। 37 मार्क्स के 2 दफ़ा के अपने पूछा जस्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 14। तो आईकैट आपको इतना ओपन प्लेग्राउंड देता खेलने के लिए, ये एक उसका ट्रेंड है। ऑन एवरेज 60 to 65, 3 एरियाज में से। और अगर मैं इसमें 2 चैप्टर्स को ऐड कर लूँ, 5 को और 6 को, तो ये रेशो जंप करके हो जाती है कोई अराउंड 3/4, 75 नंबर। तो 5 चैप्टर्स आउट ऑफ 15, 3/4 ऑफ योर पेपर, 5-6। रिपोर्ट्स वाले सवालों में जो वो बात करता है प्रोसीजर्स की, मज़े की बात है कि वो सब्सटेंटिव नहीं होते मेरे भाई। ये वो बातें लिखी होती हैं जो कि 14 के अपने ज़ाती प्रोसीजर भी हैं। 14 जब आप खोल कर देखते हैं ना,
तो हर स्टैंडर्ड में उसके अपने रेलेवेंट ज़ाती प्रोसीजर्स लिखे हैं। ये हम बात करेंगे जुमेरात वाले दिन, आपको दिखाऊंगा कि वो कहाँ से आंसर करना है। वो सिर्फ सब्सटेंटिव पे गेम नहीं खेलता। 14 का सवाल बहुत ही रेयर मिक्स करता है वो सब्सटेंटिव के साथ, बहुत ही रेयर मिक्स करता है। खैर ये बातें हमारी थर्सडे पे हैं, वापस आते हैं। जस्ट कहना ये चाह रहा था कि थोड़ा सा मोटिवेटेड आप फील करना शुरू कर दें। जब तक आपकी अप्रोच नहीं बनेगी मुश्किल होगी। पैगाम पहुँचा दिया, बस ठीक है। अच्छा जी सर, नीचे हमारे पास एक सवाल था जो कि हम छोड़ के आए थे। ये जगह पे ज़रा गलत क्लासीफाई हुआ है। ये 610 का सवाल है। स्टेट एनी 4 फैक्टर्स विच द एक्सटर्नल ऑडिटर मे नीड टू कंसिडर व्हाइल असेसिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। भाई इससे सीधा सवाल हो, क्या पूछे आपसे? कितना मार्क्स का सवाल है? 4। और आंसर कहाँ से हो रहा है? हाँ जी, कहाँ पे लिखा हुआ है? सारा नहीं, सिर्फ ये। उसने सिर्फ आपसे कॉम्पिटेंस पूछी है। कितने मार्क्स हैं? पॉइंट्स कितने हैं? तो लिख दें यार। अटेम्प्ट कौन सी है? ऑटम रीसेंट, बहुत रीसेंट खड़ा हुआ ये सवाल। हमारे पास 610 के 3 सवाल रह गए हैं जो कि थोड़े से मुझे लग रहे हैं कि कुछ लॉजिकल से हैं। देखें इनको भी। हाँ जी देखें सर, आए फिर शुरू करते हैं 6 नंबर के लिए। स्टेट वेदर इट वुड बी एडवाइजेबल टू यूज द इंटरनल ऑडिट वर्किंग पेपर्स। क्या यूज करना मुझे? वर्किंग पेपर्स किसके? इन द अबव, यानी कि ऊपर कुछ ऐसा वाकया हुआ होगा जिसके होने के बाद अब मुझे डाउट है कि क्या मुझे उसके काम को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। एंड गिव 3 डिस्टिंक्ट रीजंस टू सपोर्ट योर। डिस्टिंक्ट किसे कहते हैं? अलग अलग। तो उसने कहा 3 सेपरेट बातें बतानी है, एक ही बात को गोल गोल आपने नहीं घुमाना। तो क्या मुझे उसके वर्किंग पेपर्स को इस्तेमाल करना चाहिए? देखते हैं। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ सेल फोन्स प्राइवेट लिमिटेड CPPL विच ऑपरेट्स अ चेन ऑफ मोबाइल फोन रिटेल आउटलेट्स। ठीक है। अबाउट 25% ऑफ द शेयर होल्डिंग इन CPPL इज ओन्ड बाय अनवर एंड हिज वाइफ। तो 25% की शेयर होल्डिंग इनके पास है, तो बाकी किसके पास होगी? देखते हैं। अनवर इज द CEO ऑफ CPPL एंड ऑल्सो लुक्स आफ्टर द फाइनेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ द। एक बंदा CEO भी है, एक बंदा मेजर शेयर होल्डर भी है, और वही बंदा फाइनेंस भी देखता है और उसके ऑपरेशंस भी देखता है, और वही बंदा है जिसने इसको शुरू भी किया। देयर आर 5 अदर डायरेक्टर्स एंड ईच ऑफ देम होल्ड्स, यानी कि 25 इनके पास था, 15 × 5 कितने हो गए? 75, और ये 25 कितने हो गए? 100 पूरा हो गया। अच्छा जी, ऊपर वाली बात में सिर्फ जो मुझे पॉइंट खटक रहा है वो ये है कि अनवर जो है वो बहुत सारे काम कर रहा है। वो CEO भी है, फाइनेंस भी देख रहा है, और कंपनी के ऑपरेशंस भी देख रहा है। इसके अलावा कोई मुश्किल बात पहले वाले पैराग्राफ में मुझे नज़र नहीं आई। हाँ जी, अभी करते हैं बात। द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कंपनी में एक पूरा डिपार्टमेंट है, इंटरनल ऑडिट का पूरा एक फंक्शन वहाँ पे मौजूद है। कंप्राइज ऑफ 3 सीनियर ऑफिसर्स, 3 लोग हैं, बड़ी टीम है, 3 लोगों की टीम है यार। हु आर? गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। 3 बंदे तो हैं मगर क्या हैं? ग्रेजुएट्स हैं। Their duties include checking of accounting records, physical stock taking, BRS इन्होंने बनानी है, पेमेंट्स को रिव्यू उन्होंने करना है, और फिक्स एसेट्स भी देखने हैं, और साथ में करंट एसेट्स को भी देखना है। तो 3 बेचारे मासूम से ग्रेजुएट्स को इतना सारा बर्डन उन्होंने
दे दी है। तो सोच के बताइएगा, BRS बनाना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना, करंट एसेट्स बनाना, क्या इनका काम होना चाहिए? ये काम किसका होना चाहिए? कंपनी की मैनेजमेंट का होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का होना चाहिए। इनका काम क्या हो कि वो उनके काम को पकड़ के चेक करें, वेरीफाई करें, एनालाइज करें, मगर ये लोग तो अपना काम खुद कर रहे हैं, तो क्या अपने किए हुए काम में कोई गलती निकाल पाएंगे? तो थ्रेट कौन सा लग रहा है? यहाँ लिख दूँ, परेशान तो नहीं हो जाएंगे? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट कुछ हद तक एग्जिस्ट कर सकता है। सर ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज, ये प्लानिंग फेज कौन सी फेज होती है? शुरू की फेज। ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज अनवर स्ट्रेस्ड, अनवर ने जोर डाला कि भाई ऑडिट जल्दी से पूरा करो। वो अपनी तरफ से अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है। इसको कोड ऑफ एथिक्स की ज़बान में क्या कहेंगे? इंटिमिडेशन। वो इंटिमिडेट कर रहा है कि भाई जल्दी से मुकाओ काम को। In order to be able to submit the audited financial statements for seeking a long term, वो इसलिए जोर डाल रहा है कि उसने हमारी रिपोर्ट को इस्तेमाल करना है और जाके बैंक से एक लंबे टाइम का लोन लेना है। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, ज़ाती मुफादा ना उसका लोन लेना, जिसके लिए वो हम पे जोर डाल रहा है। He was of the view that internal audit working papers would be enormous help in performing an early completion of, उसको लगता है कि जो उनके बंदों ने काम किया है, जो उनके वर्किंग पेपर्स हैं, वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि हम अपना ऑडिट इजीली पहले कंप्लीट कर लेंगे। अब आप लोग बताएं कि क्या हम उसके काम को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? आपने 3 डिस्टिंक्ट रीजंस देनी थी। तो क्या एक बेंच पे 3 लोग बैठे हुए हैं? बैठे हुए। पहले तो उनके लोगों में कॉम्पिटेंस नहीं है। वो कौन है? ग्रेजुएट्स हैं। क्वालिफिकेशन कम होगी, एक्सपीरियंस कम होगा। सेकंड पॉइंट, इन्होंने काम किया किसका? मैनेजमेंट का। इट मीन्स कि हम उनके काम को रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, किसी और ने किया होता, इन्होंने रिव्यू किया होता तो बात समझ आती। तो चूँकि किया भी इन्होंने ही है और बाद में मिस रिव्यू भी यही कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तीसरी कोई बात क्या हिट हो रही है? तीसरे भाई तो ये बैठे, वो तो अनवर डाल रहा है ना। हमने तो काम उनका यूज़ करना है। ये वाले भाई इंडिपेंडेंस आउट है। जब आपने उनको मैनेजर की जिम्मेदारियां दे दी हैं तो वो रिपोर्ट किसको कर रहे होंगे? अनवर को। हालांकि इनको रिपोर्ट किसको करना चाहिए था? एक चीफ इंटरनल ऑडिटर को, CIA को या ऑडिट कमेटी को। यहाँ पे कोई कमेटी है तो ये रिपोर्ट किसको कर रहे हैं? अनवर भाई को। तो इतने सारे मसलों में हम इनका काम इस्तेमाल करना चाहिए। एक दफ़ा क्विकली ICAP का आंसर जाके देख लें और देख के बताएं कि क्या कोई अलग बात की है उसने आपसे। कौन सा? वो जोर डाल रहा था कि भाई जल्दी करो काम। वो आप पे प्रेशर डाल रहा है कि अपना काम जल्दी करो। रिपोर्ट मॉडिफाई हो, रिपोर्ट अनमॉडिफाई हो, उसका फ़र्क ही नहीं है। नहीं, वो एक सेपरेट बात है, बट वो आप पे प्रेशराइज कर रहा है कि मुझे ये काम एज अर्ली एज पॉसिबल आपसे चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके नज़दीक जो इन्होंने काम किया है वो एनॉर्मस हेल्प रखता है अपने अंदर। तो इस पॉइंट पे वो डाल रहा है प्रेशर। क्यों? उसका अपना मुफाद है पीछे। क्या? हमें कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो सारे के सारे ही फारग हैं।
ग्रेजुएट्स हैं, एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, जल्दी कंप्लीट करो, कम टाइम में काम करने का कह रहा, तो फिर हम काम को टपा रहे होंगे, हम सही से काम फिर नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ जी, कुछ और पीछे मिला, देखा है, या यही बात है वो कर रहा बार बार। सर मोबाइल छोड़ दें या किताब को देख रहे हैं मोबाइल में? अच्छा, ट्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग मोबाइल को बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। सर स्प्रिंग 18, चलिए काम करते हैं। ये सवाल कौन सा? ऑटम 14 का। किताब में सर इसको एलोकेट करें, किताब में कहाँ से आप इसको आंसर कर सकते हैं? किताब में कहाँ से आंसर हो रहा होगा? कहाँ से? ये तीनों बातें आ सकती हैं, ये तीनों बातें आप फिट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। अटेम्प्ट कौन सी थी? स्प्रिंग, ऑटम 14। हाँ जी, ये हो गया। आए ज़रा अगला सवाल देखते हैं, फ़हीम भाई को देखते हैं, ब्लू बेल को देखते हैं। स्प्रिंग 18, रिक्वायरमेंट क्या है? ऑन बिहाफ ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट गाइडेंस टू फ़हीम टू असिस्ट हिम इन सेलेक्टिंग द एरियाज, जहाँ पे आपको डायरेक्ट असिस्टेंस चाहिए। अभी नोट कर लें, मुंह से कह रहा है कि अब सवाल पढ़ते हैं। फ़हीम कौन है? एक ऑडिट मैनेजर फॉर द ऑडिट ऑफ ब्लू बेल। कब तक? 31 मार्च 18। वो भी कहाँ पे है? प्लानिंग स्टेज पे खड़ा हुआ है। BBL हैज़ वेल एस्टेब्लिश्ड इंटरनल ऑडिट फंक्शन विच रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये चीज़ लास्ट सवाल में नहीं थी मगर इस सवाल में मिल गई है हमें। द स्टाफ ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हैव एडिक्वेट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। ये सवाल में है, लास्ट में ये चीज़ भी हमें नज़र नहीं आई थी। एंड आर मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज़, वो थे ग्रेजुएट्स, ये मेंबर्स हैं, तो इन पे ट्रस्ट ज़्यादा करूँ या उन पे? इन पे। कंसिडरिंग द अबव, फ़हीम ये चाहता है कि वो इनको इस्तेमाल करे सर्टन एरियाज़ में, तो वो डायरेक्ट असिस्टेंस करवाना चाहता है। सवाल लॉजिकल वे में स्टार्ट हुआ था, रिक्वायरमेंट लॉजिकल नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या कह रही है कि बताएं डायरेक्ट असिस्टेंस में आप इनको कौन कौन से एरियाज़ देंगे, कैसे कैसे इनसे काम ले सकते हैं। तो सर 6 मार्क्स के लिए आपने डायरेक्ट असिस्टेंस को उठा के लिख छोड़ना। कहाँ पे है? ये यहाँ से स्टार्ट कर दें और यहाँ तक, यहाँ चले यहाँ तक। 6 नंबर के लिए सवाल ने आपसे एट द एंड पूछा क्या? रट्टा। ऊपर उसने एक बड़ा अच्छा माहौल बना दिया। वो बच्चा जो कि ये पिछला वाला सवाल करके गया होगा, उसको ये सवाल मिला होगा, अब उसके माइंड में पुरानी बातें होंगी और वो सारी बातें ये सवाल नेगेट कर रहा था, उससे अलग था। उसके माइंड में क्या आया होगा? वही टेबल, मगर पूछ क्या रहा है? सीधा सीधा डायरेक्ट असिस्टेंस। तो कभी कभी ICAP आपसे इस तरह के ब्लफ भी कर जाता है। तो सवाल लॉजिकल था मगर रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्या थी? सीधी सादी। आपने 6 नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पूरी बातें लिखनी है ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस। अटेम्प्ट कौन सी भाई? स्प्रिंग। नहीं सर, उसने आपसे सब कुछ पूछा है कि उसका काम को इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो आपने ये भी बताना है कि हम क्या क्या उनको एरियाज़ ना दें, ये भी आप बताएंगे। फिर नीचे आ जाएं तो ये बातें भी लिखनी ज़रूरी है कि हम उनके साथ क्या चीज़ें एग्री करेंगे। तो ये पूरा लिख देंगे तो 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ भी कंफ्यूज हों कम या ज़्यादा में, तो ऑलवेज़ गो फॉर ज़्यादा। कम लिख के बार बार परेशान नहीं होना, उसको ज़्यादा कर दें ताकि आप दिली तौर पे मुतमिन हो जाएं कि भाई इतना तो मैं लिख के आ ही गया हूँ। डन। इसका आखिरी सवाल देखते हैं।
सर आखिरी सवाल, माल्टा लिमिटेड, स्प्रिंग 20, आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसीज रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस। कुछ रट्टा मेरे जहन में आ जाना चाहिए, इंडिपेंडेंस की बात वो कर रहा है। एंड रिकमेंड द मेजर्स विच शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस। ऊपर का सिनेरियो पढ़े बगैर ज़रा किताब में आते हैं, इंडिपेंडेंस कहाँ पे लिखी हुई किताब में? एक ये और ये टेबल है। तो सर टेक्निकली वो आपसे टेबल ही पूछ रहा, मगर अब ये टेबल सिलेबस का एक्सप्रेस पार्ट नहीं है। तो ये सवाल आपने करना ज़रूर है, मगर आपने इस टेबल की हेल्प से करना। सवाल पढ़ लेते हैं, आपने कहना सर ने मुझे सवाल करवाया नहीं था। Malta Limited has been facing problems in running an effective department of internal audit. The directors of ML has shared with you brief structure, functions, roles and responsibilities. उन्होंने आपको बुलाया है और आपसे सारी बातें शेयर कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। The department is headed by Miss हिना अकरम, एक खातून है जो कि डिपार्टमेंट को चला रही हैं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। खैर आगे चलते हैं। She works in close coordination with CFO और पहली गलती यहीं पे, जब वो अपने लाइन मैनेजर से या अपने फाइनेंस के हेड से क्लोज वे में काम कर रही है तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। She prepares the audit plan, बड़ी अच्छी बात है, for each quarter, शाबाश, very good, by herself, very good. All the internal audit findings are first discussed at length with both the CFO और इतना अच्छा काम करके वेरी बैड। तो ऐसी खातून जो कि अपने CFO और CEO को सारी बातें ही बता रही है, वो अपनी इंडिपेंडेंस ऑटोमेटिकली गंवा रही है। और अच्छा, उनको बताने के बाद वो कहती है कि मैं कमेटी को जाके बताऊंगी, यानी कि ICAP ने भी पूरा का पूरा बदला यहाँ पे ले लिया। हिनास टीम कंप्राइज ऑफ 3 मेंबर्स, 3 लोग हैं, उस्मान भाई, काशिफ भाई, आमना बहन। दोबारा बोलें, दोबारा बोलें, ऊंचा बोले। मिस कितने भाई हैं? कितने भाई हैं? 2। कौन कौन से हैं? और काशिफ भाई। आपकी बहन कौन सी है? आमना बहन। उस्मान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ ट्रेजरी एंड पेमेंट्स। उस्मान को डाल दिया है ट्रेजरी में और पेमेंट्स में। काशिफ को डाल दिया है प्रोक्योरमेंट में, पेबल में और प्रोडक्शन में। आमना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ रेवेन्यू और रिसीवेबल और एसेट्स फॉर द लास्ट, यानी कि पिछले 3 सालों से तीनों लोग एक ही तरह के काम बार बार कर रहे हैं। तो जब वो 3 साल से एक ही डिपार्टमेंट में है, फैमिलियरिटी क्या आएगी? फैमिलियरिटी। फिर जब वो एक ही डिपार्टमेंट में है तो क्या उनकी रोटेशन होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। हिना बिलीव्स दैट द, अच्छा एक सेकंड ठहरें, ये तीनों कौन से काम कर रहे हैं? मैनेजमेंट के। इनका काम यहाँ पे है ही नहीं, इनका काम है उनके काम को चेक करना, मगर ये तो खुद कर रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ? बस काशिफ ही है ना, बाकी काम पे है। चलें, स्टिल वो इस काबिल तो वैसे भी नहीं है। Hina believes that the continued involvement of her team in the same area has helped them to develop expertise in the assigned। उसने कहा जितना अपने आप को वो उतनी फील्ड में इन्वॉल्व करेंगे वो उतनी ही एक्सपर्टी हासिल कर जाएंगे। This also helps her and her team to design internal controls। ये काम तो इनका है ही नहीं। तो अब बताएं, क्या वो टेबल, मेरी बातें और इस सवाल में जो एम्बिग्विटीज़ हैं मिला के कोई 7 में से 5 एक नंबर ले लेंगे? कर लेंगे। हालांकि अब ये सवाल एक्सप्रेसली आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बिकॉज वो टेबल अब सिलेबस में नहीं है,
बट स्टिल कर लें, शायद आएगा अब इसको रिड्यूस करके 2-3 मार्क्स का सवाल पूछ ले आपसे इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए। डन। 6-10 भी हमारा इख्तिताम को पहुंचा। छुट्टी। ये कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट। सर इस तरह का सवाल आता है कि वो कहते हैं कि इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करें, तो उस केस में ये जो लिखे हुए पॉइंट इसके अलावा इसके क्वेश्चंस बना ले सकते। वेलकम बैक टू द प्रीवियस एरा ऑफ कंपनीज एक्ट। हम लोगों ने शुरू में एक वादा किया था कि हमें जहाँ जहाँ पे मौका मिलेगा हम लोग वहाँ पे अपना ये वाला पोर्शन निकाल के फिर से शुरू कर देंगे। तो आज ऑन डे 3 हम लोग ये वादा वफा करने वाले हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। जो रह जाएगा वो कल, और जो फिर रह गया वो परसों। ऑटम 21 state the requirements of the Companies Act for the appointment of auditor in the above situation। ठीक है जी, ऊपर कोई कहानी देगा और आपसे पूछ रहा है कि वो बंदा अपॉइंट होगा या नहीं होगा। हारिस एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ CPL फॉर द ईयर एंड 31/12/21। हारिस अपनी फर्म का अकलौता पार्टनर है और 5 सितंबर 21 को उसकी डेथ हो गई। इन लाए राजीवन। CPL ने अभी तक कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया। उसकी डेथ कैजुअल वैकेंसी है। कौन फिल करता है, इन हाउ मैनी डेज, और अगर वो ना करे तो इस केस में क्या हो रहा है, डेथ कब हो रही है, उससे काउंट करें नेक्स्ट 30 डेज कितने होंगे। अक्टूबर में कहीं होगा, फर्स्ट वीक के अंदर। तो क्या अभी तक उन्होंने कोई बंदा अपॉइंट किया है? क्या 30 दिन गुजर चुके हैं? तो कौन लाएगा? तो ये सब कुछ 3 मार्क्स के लिए लिख देंगे। आगे चलते हैं। अभी तक कोई अपॉइंट नहीं हुआ। अगर एग्ज़ाम में बैठ के परेशान हो गए हैं, क्या करूं? अज्यूम कर लें, फिर दोनों बातें करें। अगर तो 30 दिन नहीं गुजरे तो डायरेक्टर्स, अगर गुजर गए हैं और अपॉइंट नहीं हुआ तो SSCP। डन। सलमान भाई शेयर होल्डर हैं किसके? पोल्का डॉट के। एंड वांट्स टू अपॉइंट ऑडिटर अदर देन द एग्जिस्टिंग। तो आपसे पूछ रहा है कहानी कि पुराना कैसे जाएगा और नया कैसे आएगा। वो कहानी क्या है? सबसे पहले कम से कम 10% शेयर होल्डिंग रखने वाले अकलौते या मिला के शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? वो प्रपोज कर सकते हैं एक नया क्लाइंट, एक नया फर्म, मगर उसके लिए पहले उनसे कॉन्सेंट लेनी। उसके बाद क्या होता है? 7 दिन के अंदर नोटिस जाएगा। कंपनी फ़ौरन से वेबसाइट को अपडेट कर देगी। कंपनी फ़ौरन से बताएगी रिटायरिंग को, और रिटायरिंग क्या बनाएगा? लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वो मीटिंग में पढ़ के सुनाया भी जाएगा। और जब भी नया आएगा और जो पुराना जाएगा, रजिस्ट्रार को इन हाउ मेनी डेज बता देना है। तो सर 5 नंबर के लिए कहानी लिख देंगे, टिक लगा दो यहाँ पे, परेशान तो नहीं होंगे? शाबाश। इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉस्ट ऑडिट। ICAP ने कहा बच्चों आओ 4 नंबर के लिए रट्टा तुमसे टेस्ट कर रहा हूँ, आके जो तुम्हें आता है उसको लिख दो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से आप कम मार्क्स लेंगे अगर आपको याद है तो, और अगर आता है तो लिख देंगे। डन। सर मेरे पास 3 फर्म्स आ रही हैं, मगर इसको फिलहाल इग्नोर करते हुए नीचे आते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट स्टेट द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड टू रिकमेंड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग। और नीचे वो बात कर रहा है अल्फा ने रीअपॉइंट करना है। ये सवाल अगेन कौन सा भला?
कहानी का। आइडेंटिफाई द सिचुएशंस जहाँ पे कमीशन अपॉइंट करेगी वैकेंसी को। कब कब करेगी? पहला टाइम पे ना हो, सब्सिक्वेंट टाइम पे ना हो, कैजुअल वैकेंसी टाइम पे ना हो, अपॉइंटेड बंदा गलत हो, वो सारी कहानी 5 पॉइंट्स 3 नंबर के लिए आपने प्रोड्यूस कर देने। सर यहाँ पर आते हैं, वेल्दी बैंक लिमिटेड, ये सवाल पढ़ें ज़रा, एक सेकंड। सवाल में हो क्या रहा है, पहले आप लोग ज़रा मुझे पढ़ के बताएं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस सवाल को लेके। जी, व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? एक बैंक है जो कि अपॉइंट करना चाह रहा है, उसने शॉर्टलिस्ट किए हैं 3 फर्म्स को, तो 3 में से कोई सी एक ऐसी है जिसको हमने चूज़ करना है, यानी कि 3 में से कोई एक क्वालिफाई करेगी और 2 डिसक्वालीफाई करेंगी। और कंपनी कौन सी है? बैंक। और बैंक के केस में एक स्पेसिफिक डिसक्वालिफिकेशन थी, इंडेप्टेडनेस वाली। पहली फर्म है राव RF एंड कंपनी। द फर्म हैज़ रिसेंटली एडमिटेड अ न्यू पार्टनर। इस फर्म में अभी अभी एक नया पार्टनर आया है जो कि CFO रहा था जून 2017 तक। कहाँ पे? नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड में, जो कि सब्सिडरी है WBL की। हमने किस साल का ऑडिट करना है? जून 2000। ये ऑडिट कब से शुरू हुआ होगा? ये तो उसका ईयर एंड है, 19 से स्टार्ट हुआ होगा, ऐसा ही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो सर 17 में उसने जॉब छोड़ी है नूर में, 2 साल गुजरे हैं, क्या ये नूर में काम कर सकता है? तो जब उसकी सब्सिडरी में डिस्क्वालीफाई तो उसकी होल्डिंग में, तो राव आरिफ तो गए हो, ये तो फारिग हो गई। हातिम तुगलक, वन ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म हैज़ ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 5 मिलियन। लोन आ गया भाई 5 मिलियन का। द फर्म हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट द पार्टनर वुड नॉट बी एबल टू रीपे द लोन टिल 2000। क्या सवाल ये बता रहा है कि लोन कौन सा है? मगर नॉर्मली ये अज्यूम किया जाता है कि ये एक नॉर्मल लोन होगा, क्योंकि अगर ये लोन होता इन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड तो वो स्पेसिफिकली आपको बता रहा होता। तो नॉर्मल लोन में क्या हम अमाउंट को देखते हैं? तो बेशक ये अमाउंट 5 मिलियन है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये कुछ हद तक मुझे क्वालिफाइड लग रहे हैं। राशिद करीम पे चलते हैं। राशिद भाई जो है वन ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म हैज़ सेवरल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। इनकी सेवरल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं। कहाँ पे हैं? लाहौर में है। ही हैज़ रेंटेड आउट 5 प्रॉपर्टीज़ टू WBL फॉर इट्स ब्रांच ऑपरेशंस। इसने 5 प्रॉपर्टियाँ रेंट पे रखी हैं, WBL को दी हैं फॉर ब्रांच। क्या इसका काम ही यही है? उसका काम ही यही है। काम ही यही है? नहीं। ये कौन है? ये एक ऑडिट फर्म है। ये एक ऑडिट फर्म है। मगर क्या कमर्शियल प्रॉपर्टियां किराए पे देने से इनका कोई बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप होगा? मगर क्या वो डायरेक्ट है? नहीं, वो इनडायरेक्ट है। तो हो सकता है कि ये नॉर्मल कोर्स में ना हो, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेरी वैलिड नहीं हो सकती। तो कौन रहेगा पीछे? हातिम तुगलक। तो ये ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे। सर वो एक फर्म है। हाँ, अगर उसका पर्सनल में है, देखिए अपॉइंट फर्म हो रही है ना, अपॉइंट वो इंडिविजुअल तो नहीं ना हो रहा, तो इसकी वजह से ये फर्म डिस्क्वालीफाई हो रही है। अगर इसका ज़ाती काम हो तो ये ज़ाती कैपेसिटी में जाके कर सकता है। जी पार्टनर है ना। हमने अभी अपॉइंट किसको करना है? फर्म को।
फर्म का एक पार्टनर कहता है, फर्म का एक पार्टनर एक ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहा है जो कि उसको सूटेबल नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो अभी फर्म की कैपेसिटी में खड़ा हुआ है, वो अभी फर्म की कैपेसिटी में खड़ा हुआ है। अगर वो फर्म की कैपेसिटी को छोड़ दे तब वो कर सकता है। शर्त क्या है? कि वो उसका वाकई में एक नॉर्मल कोर्स हो और ऑडिट वो कभी कभी करता हो। नॉर्मली क्या माना जाता है कि अगर एक पार्टनर है उसका मेन काम क्या होगा? ऑडिट करना, ना कि प्रॉपर्टियों को रेंट आउट करना। होती रहे भाई। मैं एक उस्ताद हूँ, मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज को। मेरा ये कॉलेज के साथ क्या है? एक डायरेक्ट ताल्लुक़ है। मेरी एक कंपनी भी है जो कि फ्रिज बनाती है, एसी बनाती है, फर्नीचर बनाती है। मैं अगर वो कॉलेज को सप्लाई करना शुरू कर दूँ तो क्या ये ट्रांजैक्शन मेरी और कॉलेज की डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी? ये इनडायरेक्ट होगी। मेरा अपना ज़ाती काम क्या है? मेन काम क्या है? ऑडिट करना, सॉरी पढ़ाना। तो अगर मैं उस कैपेसिटी में आके ऑडिट करना स्टार्ट कर दूं तब तो काबिल कबूल होगा। बट मैं फिर कॉलेज का परमानेंट एम्प्लॉय ना हूं। मैं कौन सा हूँगा? टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल वाला। क्योंकि एम्प्लॉय को भी तो मना उसने कर दिया होगा। एम्प्लॉय मना है ना, डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर मैं कॉलेज का टीचर हूँ और अगर मैं उसके पेरोल में आ रहा हूँ तो क्या मैं उसी कॉलेज का ऑडिट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। बट अगर मैं एम्प्लॉय ऐसा हूँ कि मैं उनसे पार्ट टाइम करता हूँ काम, रेगुलरली नहीं करता, यहाँ पे मैं उसका ऑडिट परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर मैं उनके साथ कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दूँ जो कि मेरी ट्रांजेक्शन नॉर्मली नहीं होती है तो क्या ये एक बिज़नेस है? ये एक बिज़नेस है, बिज़नेस तो है। बट क्या ये मेरा नॉर्मल काम है? नहीं। मेरा काम क्या है? पढ़ाना। तो राशिद, वन ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म हैज सेवरल कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ही हैज रेंटेड आउट 5 प्रॉपर्टीज टू WBL फॉर इट्स ब्रांच ऑपरेशन। सारी बातें छोड़ते हैं, क्या एथिकली अलाउ है? एथिक्स मानता है? वहाँ पे एक शर्त ये भी है कि अगर एथिक्स वाले मना कर दें तो इनको भी मना करना पड़ेगा। क्या एथिक्स वाले मानते हैं? अब वो तो भाई एक बात की बात है ना, बट क्या एथिकली ये चीज़ करेक्ट है? कहाँ लिखा हुआ आप तो बहुत सारी उसके पास हैं। चलें इसके ऊपर हम बाद में बात कर लेते हैं, जरा आगे चलें। हाँ जी। बस शर्त है कि वो उसके पेरोल पे ना आ रहा हो। सर एक सेकंड, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय। याद आई? मौजूदा हो या 3 साल पुराना हो। क्लियर है? ठहरो देख लो। तो इसका ऑर्डिनरी कोर्स क्या था? अज्यूम कर लो, फिर अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लेते हैं कि उसका ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है तो ये होगा, और अगर है तो ये होगा। सवाल भी वैसे खामोशी है, तो यू कैन अज्यूम एंड गो फॉरवर्ड। आ जाए। मेरा और कॉलेज का डायरेक्ट रास्ता कह रहा हूँ, रिश्ता क्या है? मैं उधर पढ़ा रहा हूँ भाई, एम्प्लॉय का है। मैं तो सर उसका एम्प्लॉयमेंट हुई ना, मैं वहाँ पे जाकर रोज़ पढ़ाता हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही है पढ़ाने का। कॉलेज को पता चलता है कि मेरे पास एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मौजूद है। वो आए मेरे पास, सर क्या आप ऑडिट कर सकते हैं? मेरा पहला सवाल क्या होगा? क्या मैं आपके पेरोल पे हूँ? वो कहते हैं सर यस, तो मैं इनकार कर दूँगा। क्यों? मौजूदा डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ तक बात समझ आती है? अब अगर मैं उनकी पेरोल में नहीं हूँ, मैं उनका ज़ाती परमानेंट स्टाफ मेंबर नहीं हूँ, मैं परमानेंट एम्प्लॉय उसका नहीं हूँ, मैं टेम्परेरी हूँ, या मैं फ्रीलांसर हूँ,
या मैं उनके साथ पार्ट टाइम पे काम कर रहा हूँ, वो मुझे फिक्स सैलरी नहीं देते हैं, तो उसका मैं एम्प्लॉय काउंट नहीं होऊंगा। मैं उसका एम्प्लॉय काउंट नहीं होऊंगा। अब वहाँ पर आते हैं, जब एम्प्लॉय काउंट नहीं हो रहा तो मैं क्वालिफाई कर गया टू एक्ट एज एन ऑडिटर। मैं कर क्या रहा था पहले? मेरा अपना काम क्या था? पढ़ाने का काम था ना, वो था मेरा डायरेक्ट काम। उसी कंपनी का या उसी कॉलेज का ऑडिट करना, ये मेरा उनके साथ एक इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशन है, तो ये अलाउ है जी। नहीं कर सकता क्या? अच्छा, पार्टनर कंपनी का होता है या पार्टनर फर्म का होता है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कंपनी की बात कर रहे हैं। सब कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का ऑफिसर, कंपनी का एम्प्लॉय उसी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं आपको एड्रेस करता हूँ, मगर थोड़ा सा आगे जाके, ताकि इनका थोड़ा नुकसान हो बेचारों का। सर करते हैं वापस आएंगे, मगर कुछ सवाल पहले कर लें। स्प्रिंग 18 ऑन 5 मार्च 2018 HSBN कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ टाइल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 18। ये TL है, ये किसकी सब्सिडरी है? CBL की, और CBL का ऑडिट कोई और करता है, ठीक है। हाथ में एक पार्टनर है जो कि क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ यूज़ करता है CBL से, और बैलेंस कितना है उसका? 1 पॉइंट। वो कहता है कि मेरा ये प्लान है कि मैं आपके पैसे क्लियर कर दूंगा ऑडिट स्टार्ट होने से पहले। तो क्या इसकी बात मान लें? नहीं। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ऑडिट शुरू हो जाएगा 1 नवंबर 18 से, तो उसकी बात हमें माननी चाहिए? नहीं। जब तक वो अपना ड्यू क्लियर नहीं करेगा, हम उसको अपॉइंटमेंट नहीं करने देंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा सवाल था। सर, बिलाल एंड कंपनी हैज़ रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ दाऊद लिमिटेड। गालिब एक पार्टनर है, उसके पास TFCs हैं। ये TFCs क्या होते हैं? वो तो मुझे भी पता है होते हैं क्या हैं, सॉर्ट ऑफ लोन या डिबेंचर्स। तो क्या TFC की कोई शर्त पड़ी थी? हमने शेयर्स देखे थे। TFC रखना कोई मसला नहीं है, तो ये अपॉइंटमेंट वैलिड होगी। Zen and Company Chartered Accountants has received an offer for appointment as auditor of Haris Limited. Imran, a partner in Zen and Company, is also a partner in Pure Investment Associate, एक partnership firm which owns 1 लाख shares in HL। सॉल्व करें ज़रा, बनाएं इस सवाल को, करें सॉल्व। खोलें ज़रा अपना एक अदद रजिस्टर, कोई ना कोई कागज़, और मुझे ये सॉल्व करके देना आपने, इसमें हो क्या रहा है। सॉल्व कीजिएगा प्लीज़। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर 3 मिनट्स, जस्ट 3 मिनट्स।
हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे हैं? वो कुछ लिखा भी है, वो कुछ कर भी रहे हैं, वो कुछ देख भी रहे हैं, नहीं देख रहे। मुझे बताइए मेन कंपनी कौन सी है जिसका आपने ऑडिट करना है? तो मसला एचएल में आ रहा है, मसला कहाँ पे आ रहा है? वो क्या है, वो क्या है? उसने शेयर्स रखे हुए किस में? एचएल में। तो क्या मैं ये कह दूं कि उसकी एसोसिएट बन रही है? सर एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन ज़रा कोई मुझे बताए। क्या इमरान दोनों जगह पे कॉमन है? क्या इमरान दोनों जगह पे कॉमन है? एचएल में क्या है? क्या इमरान कॉमन है? तो एसोसिएटेड कंपनी के साथ एक वर्ड और भी लिखा होता है, एसोसिएटेड। उसका मतलब क्या होता है? हाँ जी, ऐसे ना करो तुम, तो ऐसे ना करो मेरे साथ। हाँ जी, तो अगर एक कंपनी में शेयर्स रखे हों तो क्या उसका ऑडिट मैं कर सकता हूँ? मुझे वो शेयर्स को डिस्पोज करवाना है और उससे पहले बताना भी है, उससे पहले बताना भी है। अगर ये सब कुछ करवा दूँ तब तो ठीक है, अदरवाइज फारेग है। तो यहाँ पे तो पार्टनरशिप फॉर्म अंडरटेकिंग भाई, एसोसिएटेड कंपनी या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। क्या इमरान कॉमन पार्टनर है? दोनों में है? क्या दोनों फर्म है? क्या दोनों फर्म है? तो ये दोनों फर्म है ना। क्या दोनों फर्म आपस में एसोसिएट बन गए? फिर एक फर्म ने कंपनी में शेयर्स रखे हुए हैं, एक फर्म ने कंपनी में शेयर्स रखे हुए हैं, तो चूंकि वो दोनों आपस में एसोसिएट हैं तो मुझे वो शेयर्स पहले बिकवाने पड़ेंगे। जब तक वो नहीं जाएंगे मैं वहाँ पे अपॉइंट नहीं हो पाऊँगा। काशिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऊपर वाला सवाल मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ। काशिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज़ रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट ऑडिटर ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड। ये कहाँ पे आपको लेके जाएगा? यूटिलिटी। शर्त क्या थी? पैसे नहीं, 90 डेज। On the request of one of the partners, NEL is allowed to pay the last month bill of rupees 1.5 लाख in monthly installments of 15,000। ये कितनी बन जाएंगी? 10। और वहाँ पे लिमिट क्या है? 90 डेज। 90 डेज। तो क्या आप ज़रा मुझे सोच के बताएं, वैलिड है या नहीं? 3 मंथ्स तक वैलिड है, उसके बाद फारिग हो जाएगा। तो चलते ऑडिट में ये भाई डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। शुरू में रहेंगे, उसके बाद डिस्क्वालीफाई नहीं, शुरू में रहेंगे, बीच में आके वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जैसे टाइम लिमिट क्रॉस हो जाएगा 90 डेज का। 90 डेज का क्रॉस होना भी वहाँ पे ज़रूरी है। नहीं ना, उस टाइम पे तो आप सही हैं। देखो ना, काशिफन कंपनी को ऑफर रिव्यू के आके ऑडिट करो किसका? NEL का। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स NEL इज अलाउड टू पे हिज लास्ट मंथ 30 दिन इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 15,000 ईच। तो जिस टाइम पे एक्सेप्ट हुआ है उस टाइम पे तो 30 दिन थे, उसके बाद ये 30 दिन बढ़ के आगे चले गए हैं। तो जहाँ तक 90 पूरे नहीं हो रहे वो सही है, उसके बाद भाई डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। Zubair and company has received an offer for an appointment auditor of Harun Limited. Saima, who is the wife of a partner, is also a CEO of Jameel Limited. JL is an associated। कितना अच्छा सवाल उसने बता दिया। JL क्या है? एसोसिएटेड कंपनी है किसकी? HL की। और साइमा के पास उसके शेयर्स हैं। ये सिंपल बात कर रहा, वो ही डिस्पोज करेगा 90 डेज वाली बात, और फिर आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है।
ABC and DF Limited are associated companies on account of common directorship. Salman and company have received an offer for appointment as the auditor of ABC. Salman, a partner in SCC, is the spouse of Naveen, who is employee in DEF. ज़रा बताएं क्या हो रहा है? स्पाउस किसकी होनी चाहिए? डायरेक्टर की. यहाँ पे किसकी है? तो मसला है नहीं. All the partners of Kashif Associates are CMA. The firm has received an offer for appointment as the auditor of NPL. Paid-up capital है 5 लाख और 30% शेयर्स आर हेल्ड बाय सयाल, जो कि एक पब्लिक कंपनी है. क्या ये सब्सिडरी बनती है? नहीं. क्या ये 3 मिलियन से कम है? तो आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? कर सकते हैं. 3 नंबर के लिए बता दें इस रूल की एक्सेप्शन. रूल क्या है कि नॉर्मली शेयर होल्डर्स जो नॉर्मली एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स एट द AGM. क्या क्या एक्सेप्शंस है? कैजुअल वैकेंसी और सर ऑटम 14 में वो आपसे कह रहा 8 नंबर के लिए पूरी की पूरी कहानी छाप दें. एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड. ये वही काम है कि पिछला कैसे जाएगा और नया कैसे आएगा. आखिर सवाल करते हैं स्प्रिंग 14 का. मतीन हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड हुमायूं एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ CA, एज अ डायरेक्टर विद अ कमिटमेंट ऑफ बीइंग प्रमोटेड एज अ, ये फिर से वही बात कर रहा है, अभी वे पार्टनर नहीं है. HC इज द ऑडिटर ऑफ स्ट्रॉबेरी लिमिटेड. Mateen was previously associated with SL as a director. He left the job in Yara but still holds shares in SL. आप ज़रा मुझे बताएं क्या हो रहा है? सोचें, क्या ये पार्टनर है? अब इस एंगल से आपने सोचना है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. योर टाइम स्टार्ट्स. मैं बता दूं कि लिमिटेशन पार्टनर पे होती है. हिंट दे दिया आपको. जब तक ये पार्टनर नहीं है ना, छोड़ दें. जब तक ये पार्टनर नहीं है उस पर किसी भी तरह की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगती. हाँ, जब उसको पार्टनर बनाया जा रहा होगा तब उनसे कहेंगे कि भाई वो जो शेयर्स रखे हुए ना उसको बेच दो. बट जब तक वो पार्टनर नहीं है तब तक वो अपने पास शेयर होल्डिंग रख सकता है. रख सकता है. Khabar is a partner in Ghalib and Company. He writes occasionally as a freelancer for investment times, जो कि एक लीडिंग फाइनेंशियल मैगजीन है. Ghalib and Company are the auditors of Financial Press Limited, a publisher of investment magazine. इसने रेमुनरेशन ली है 20,000 की फॉर आर्टिकल्स. मुझे बताइए क्या फ्रीलांसर एम्प्लॉय होता है? बस बाकी बात आपको पता चल गई. क्या करेंगे इसमें? ये क्या है? क्वालिफाइड हो रहा है? कैसे क्वालिफाइड हो रहा है? हाउ क्या ये एम्प्लॉय है? तो ये क्वालिफाई हो रहा है. हामिद एक पार्टनर है और वो TFC रखता है. क्या ये बात हम लोगों ने पहले कर ली है? हमारा एक सवाल मिस हुआ था, ये वाला. ये आपका होमवर्क है. सर एक सवाल करना और ये वाला करना. कर लेंगे? हम कल यहाँ से कहानी को फिर आगे लेके चलेंगे और जो सवाल रह गए हैं उसको पूरा कर रहे होंगे. कितने रह गए हैं? एक ये रह गया, बस ख़त्म हो जाएगा कल. एक ये रह गया, 2 3 और एक ऊपर वाला, 4 सवाल रह गए हमारे.